मेरी शादी जिस आदमी के साथ हुई थी वह कनाडा में जॉब करता था। मैं उसे लड़के के बजाय आदमी इसलिए कह रही हूँ कि वह आदमी मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी उससे इसलिए करवा दी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अमीर था और कनाडा में रहता था। जब उसने पिता से वादा किया कि वह शादी के बाद मुझे भी अपने साथ कनाडा ही लेकर चला जाएगा, और जैसा कि उसने वादा किया था, शादी के बाद वह मुझे कनाडा लेकर चला गया। वह रोजाना जब अपने ऑफिस से वापस आता तो उसके चेहरे पर कुछ निशान होते और उसके बैग में औरतों के फटे पुराने कपड़े होते। एक दिन मैंने अपने पति का पीछा किया तो मुझे पता चला कि मेरा पति जो काम कर रहा था वह देखकर मेरे तो कदमों से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत ही बदल जाएगी और मेरा हर सपना पूरा हो जाएगा। हर लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखती है, ऐसे ही मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे सारे सपने इस तरह से सच हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा हकीकत की दुनिया में रहना ही पसंद करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम जैसे लोग का आने वाला कल भी हमारे अतीत की तरह दर्दनाक ही होता है। मुझे तो इस बात का यकीन हो गया था कि मेरी पूरी जिंदगी उसी हाल में गुजरेगी जिस हालात में मैं पैदा हुई थी, लेकिन मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि बेटी राज करेगी, उसे तो लेने के लिए कोई शहजादा ही आएगा। और फिर एक समय ऐसा आया कि मेरी माँ की सारी दुआएं कबूल हो गईं और वह अपने जिन्हें देखकर मैं डरती थी वह सब हकीकत बन गया है। मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं 20 साल की होने वाली थी। मैं बचपन से ही अपने घर में गरीब देख रही थी और अपने माता पिता की गरीबी से तंग आ चुकी थी। अच्छा खाना पहनना तो जैसे हमारी किस्मत में ही नहीं था। हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते थे। मैं भी बचपन में अब जवान हो गई थी, लेकिन हमारी ख्वाहिश अभी भी पूरी नहीं हुई थी। मेरे पिता एक मजदूर आदमी थे। मैं रोज जो कमाते थे उसका तो राशन भी मुश्किल से आता था, क्योंकि हमारा घर भी किराए का था और पिताजी को रोज के पैसों से ही पैसे बचाकर किराए के लिए भी रखने होते थे। मैं बचपन से यही देखती आ रही थी कि जैसे ही मैं जवान हुई और मैंने देखा कि मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे मजदूर बाप पर है और काम करते करते उनकी कमर भी झुक गई है, मैंने सोचा कि मैं अपने पिता की मदद करूंगी। इसलिए मैंने एक स्कूल में साफ सफाई की नौकरी कर ली। हम 3 बहनें थे और सबसे बड़ी मैं थी। घर के हालात को देखते हुए मैं अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और जब वह मुझे मेहनत करता देखते थे तो मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे अच्छे नसीब की दुआ करते थे। एक दिन मेरे माता पिता की सारी प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली और स्कूल में काम करने वाली एक टीचर ने मेरे लिए एक रिश्ता भेजा। इस रिश्ते के बारे में तो हम गरीब लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैडम की दोस्त मेरे लिए अपने भाई का रिश्ता लेकर आई थी। वह अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाहती थी। मैं कम उम्र की थी और बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वह हमारी गरीबी देखने के बाद भी मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार थी। हम जैसे गरीब के घर में अगर कोई रिश्ता बैठे बिठाए आ जाता तो बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन इस समय हमारी खुशी हैरत में बदल गई जब टीचर की दोस्त ने बताया कि उसका भाई कनाडा में बहुत अच्छी नौकरी करता है और वह शादी के बाद मुझे भी अपने साथ कनाडा लेकर चला जाएगा। यह सुनकर तो मेरे माता पिता की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि मेरे माता पिता ने और मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे कोई इतना अच्छा रिश्ता आएगा। मेरे टीचर के दोस्त ने अपने भाई को तस्वीर हमें दी और हमसे कहने लगे कि आप मेरे भाई के बारे में मालूमात निकाल लें। जब आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी तभी आप रिश्ता पक्का करें। उनके भाई चेतन की उम्र 40 साल की थी, जबकि मैं अभी 20 साल की थी। वह कनाडा में किसी कंपनी में जॉब करता था और उसकी बहन ने बताया कि वह 2 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन कनाडा में तो हमारा कोई भी जान पहचान वाला नहीं था। तो मेरे माता पिता कहाँ से उस आदमी का पता निकालते, लेकिन यहाँ पर पिताजी ने अपने जानने वालों से लोगों के उनके बारे में पता करवाया तो सभी लोगों ने बताया कि चेतन को तो कनाडा गए हुए जमाना हो गया और जब वह यहाँ रहता था तो बहुत ही नेक शरीफ लड़का था।
बहुत सोच समझने के बाद मेरे माता पिता ने फैसला किया कि मेरा रिश्ता चेतन के साथ तय कर दिया जाए, क्योंकि यह रिश्ता मेरी जिंदगी बदल सकता है। मेरे पिता के लिए उसकी और मेरी उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता था। उनका कहना था कि चेतन मेरी बेटी को अच्छा खिलाए और अच्छा पिलाएगा और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा जो मैं नहीं कर सका। हमारे लिए तो बस यही बहुत है, और हो सकता है कि चेतन की वजह से हमारी बेटियों के नसीब भी खुल जाएं और मेरी सारी बेटियों अपनी ससुराल में सुकून से रहे। चेतन की बहन ने शादी से पहले मेरे घर वालों को अपने घर का दावत पर बुलाया। जब हम लोग उसके घर पर गए तो हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसका घर तो बहुत बड़ा आलीशान था। उसकी बहन भी एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि हम लोग उनसे बहुत गरीब हैं, 8 नीचे हैं। वह हमेशा हमसे इसी तरीके से बात करती जैसे कि हम भी उसी की तरह अमीर हैं। वह हमेशा हम लोगों को अपने बराबर ही रखती। अब शादी का समय भी करीब आ गया था, इसलिए चेतन भी कनाडा से शादी के लिए आ चुके थे। अब मेरे माता पिता चेतन से पहली बार मिले तो उन्हें बहुत ही पसंद आया। पहली बार मिलने के बाद ही पिताजी ने बहुत ज़्यादा सुकून से हो गए थे, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा शरीफ इंसान था। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया और कहने लगे कि अब मैंने अपनी घर की जिम्मेदारियों की वजह से शादी नहीं की थी, लेकिन मुझे हरगिज यह नहीं लगता था कि मेरे नसीब में इतनी खूबसूरत और कम उम्र दुल्हन लिखी होगी। चेतन ने शादी करके बहुत खुशी थी और मेरे लिए भी। अब हम दोनों की उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि चेतन ने खुद को एक बहुत ही अच्छा इंसान साबित किया था। चेतन ने मेरे माता पिता को मेरी शादी पर भी कोई खर्चा नहीं करने दिया। 2 दिन बाद ही उन्होंने अपने घर में एक बहुत बड़ी दावत रखी और सब लोगों को बुलाया। अब मेरे सारे अरमान पूरे हो गए थे, क्योंकि मैंने हमेशा ही अपनी शादी ऐसी ही सोची थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सारी तमन्ना, सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही चेतन ने सारे पेपर्स बनवा लिए और मुझे अपने साथ कनाडा लेकर चले गए। मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने मेरे लिए जितनी भी भगवान से प्रार्थना की है वह सब भगवान ने सुन ली। चेतन भी मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और वह मेरे माता पिता भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। कनाडा आने के बाद चेतन ने अपने ऑफिस में 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी और उन्होंने मुझे पूरा कनाडा घुमाया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी ऐसी बिल्डिंग, होटल कभी नहीं देखे थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ और मेरी आँख खुलेंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमें कनाडा आकर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और चेतन भी अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। चेतन सुबह को ऑफिस के लिए निकलते तो रात को ही घर वापस आते थे। मैं उनके घर वापस आने से पहले ही सारा काम निपटा लेती और अपने घर वालों से भी बात कर लेती। मेरे घर वाले भी मुझसे बात करके बहुत खुश होते और माता पिता चाहते थे कि मेरी बहनों का रिश्ता भी बिल्कुल मेरे जैसे किसी अच्छे लड़के से हो जाए। शादी के बाद बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजर कर रही थी। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। लेकिन मैं चेतन से कोई सवाल नहीं कर पा रही थी। चेतन अब भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी शादी के पहले। रात उन्होंने मुझसे वादा किया, ना ऑफिस से आने के बाद ही वह मुझसे इतनी प्यार भरी बातें करने लग जाते थे कि मैं उनकी बातों में ही खो जाती थी। उनकी बहन भी हमसे बराबर बात करती रहती थी। चेतन ने मुझसे बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी जल्द कर दी थी और वह कनाडा आ गए थे। वह सालों से कनाडा में ही रह रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया था कि वह पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके हालत भी अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से वह कनाडा आए तो उनके हालत बदलने चले गए और अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझसे शादी से पहले वह अकेले रहते थे, लेकिन अब मुझसे शादी होने के बाद उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गईं।
चेतन मेरे साथ बहुत खुश थे और मुझे भी उनमें ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आती थी जिसकी वजह से मैं उनसे कोई शिकायत करूं। चेतन रोज़ अपने ऑफिस जाते, लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही थी वह थी कि जब भी चेतन ऑफिस से वापस आते तो उनके चेहरे पर निशान होते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके चेहरे पर कैसे निशान हैं। काफ़ी बार मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे बात का जवाब ही नहीं देते। वह मेरी बात को टाल दिया करते या फिर वह मेरा हाथ थामकर मुझसे रोमांटिक बातें करने लगते और उनकी बातें इतनी प्यारी होती थी कि मैं सब कुछ भूल जाती थी और बात वही ख़त्म हो जाती थी। एक दिन जब चेतन ऑफिस से वापस आए तो मुझसे कहने लगे कि मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन मुझे चेतन के मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि शायद उनके बैग में होगा जो वह ऑफिस लेकर जाते हैं। जब चार्जर निकाले के लिए मैंने उसका बैग खोला तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उसमें मर्दों और औरतों के फटे पुराने कपड़े मौजूद थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि चेतन के बैग में इन कपड़ों का क्या काम है, लेकिन मैंने डर की वजह से फौरन ही उनका बैग को बंद कर दिया कि कहीं उन्हें यह ना लगे कि मैं उनके पीछे उनका जासूसी कर रही हूँ। लेकिन मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अभी तक तो चेतन के चेहरे पर लगे हुए निशानों के बारे में ही नहीं जान पाई थी और अब यह फटे पुराने कपड़े में यह सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अगले दिन चेतन सुबह उठकर अपने ऑफिस चले गए, लेकिन मैं सारा दिन उनके बारे में ही सोचती रही थी। इतना सोचने के बाद भी मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था। रात को जब वह अपने ऑफिस से घर वापस आए और फ्रेश होने के लिए गए तो मैंने उनके फिर से उनका बैग चेक किया तो उनके बैग में आज भी वही फटे पुराने कपड़े रखे थे। रात का खाना खाते जब मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो उनके चेहरे पर आज भी रोज की तरह निशान थे। कुछ तो ऐसा था जिसमें मैं अनजान थी और इसी बात से मुझे परेशानी करके रखा था। चेतन ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके चेहरे पर निशान लग जाते थे और उन्हें औरतों और मर्दों के फटे पुराने कपड़ों की क्या ज़रूरत थी। चेतन ने तो मुझे यही बताया था कि वह यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर हैं और उनका रहने सहने का तरीके से भी यही लगता था कि वह एक बहुत अच्छी जगह जॉब करते हैं। लेकिन शायद हकीकत कुछ और ही थी जो शायद मुझे पता नहीं थी। सच जानने के लिए एक दिन मैंने चेतन का पीछा किया। जैसे कि वह ऑफिस के लिए घर से निकले मैं भी उनके पीछे पीछे निकल गई थी। मैंने अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया था ताकि वह मुझे पहचान ना सके। मैं उनके से थोड़ी दूर में से उनका पीछा कर रही थी। वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में गए। यह बिल्डिंग एक बहुत सुनसान इलाके में थी और यहाँ और भी बिल्डिंग बन रही थी और जिस बिल्डिंग में वह गए थे वहाँ भी कुछ काम चल रहा था। मैं सोच रही थी कि शायद वह यहाँ अपने ऑफिस के कुछ काम से आए होंगे। वह अंदर गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। पूरी बिल्डिंग की खाली पड़ी थी। अब यहाँ तो मुझे अंदर जाने से रुकने वाला भी नहीं था, इसलिए मैं आराम से चेतन के पीछे पीछे अंदर चली गई। मैंने चेतन को अपने वहाँ होने का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होने दिया था। फिर चेतन सीढ़ियाँ उतरते हुए बेसमेंट में चले गए। मैं भी डरते डरते उनके पीछे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। यह एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ बहुत सी लड़कियाँ और आदमी थे और उनके हाथ और पैर रस्सी से बने हुए थे और कुछ के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। चेतन ने एक आदमी के हाथ खोले और उसे पानी पीने के लिए दिया, लेकिन उस आदमी ने पानी पीने के बजाय चेतन पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। कहने लगा कि तुमने हम सबके साथ धोखा किया है, तुमने हमें यह धोखे से बुलाया है। फिर चेतन खुद ही उस आदमी को पानी पिलाने लगे, लेकिन उस आदमी ने पानी पीने से बजाय चेतन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। चेतन ने भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और गालियां देने लगे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा पति यह क्या काम कर रहा है। चेतन ने सबको एक एक करके पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह सब लोग पानी नहीं पी रहे थे, उल्टा चेतन को बुरा भला कह रहे थे और कुछ लोगों ने तो चेतन के चेहरे पर हमला भी किया, जिससे उनके चेहरे पर नाखूनों के निशान पड़ गए थे। इस वजह से वह पहले से एक आदमी और दो औरतों थी जो शायद इन
बंधे हुए आदमियों की निगरानी कर रही थी। चेतन ने उन लोगों से पूछा कि सब कुछ ठीक था ना, रात में उनके पीछे किसी ने कोई हंगामा तो नहीं किया। उन लोगों ने चेतन को बताया कि यह सब ठीक था, रात भर यहाँ कोई नहीं आया और वैसे भी यहाँ सुनसान इलाके में बिल्डिंग में काम करने वालों को अलावा और कोई नहीं आता। चेतन उन लोगों से कह रहे थे कि अब हमें यहाँ से इन लोगों को एक एक करके निकालना होगा और जब तक यहाँ दूसरे जगह नहीं पहुँच जाते इनका जिंदा रहना जरूरी है। इन लोगों को तुम थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहना। चेतन ने वहां पर जो आदमी था उससे इशारा किया कि वहां पर जो आदमी कैद थे उनके कपड़े को बदलकर दूसरे कपड़े पहना दीजिए और वह फटे पुराने कपड़े चेतन को दे दिए। वहाँ जो लड़कियां थीं वो भी उनकी कैद में लड़कियों को कमरे में ले गई और उनके कपड़े भी बदल दिए गए। उनके बाद चेतन ने उन लोगों के साथ मिलकर कैदियों को बेहोश किया और उन्हें मजदूरों वाले कपड़े पहना दिए और फिर उन्हें उठाकर ऊपर ले गए और तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ी, कहीं चेतन मुझे यहाँ देख ना ले। मैं डर गई की वजह से थर थर काँप रही थी। बाहर निकलते ही मैं एक पिलर के पीछे छुप गई, खड़ी हो गई। उन लोगों ने सबको गाड़ी में डाल दिया और वह उसे कहीं और ले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि यह सब लोग कौन थे और इन्हें यहाँ पर क्यों बंद करके रखा हुआ था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा पति अब इन्हें बेहोश कर के कहाँ चला गया है। मैं बहुत उदास और परेशान घर वापस आ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस जगह पर जाकर चेक करूं। मुझे नहीं पता था कि वहां पर उन लोगों के अलावा और भी था या नहीं। मैं घर पर सारा दिन डरी सहमी और परेशान रही। अब मैं समझ गई थी कि मेरा पति किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करता, बल्कि वह तो कुछ और ही काम करता है और जो काम वह करता है वह मैं चाहकर भी समझना नहीं चाह रही थी। रात को जब चेतन घर वापस आए तो आज भी उनके चेहरे पर वही निशान थे, लेकिन आज मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि उनके चेहरे पर निशान किस चीज़ के हैं। उन्होंने अपना बैग एक कोने में रख दिया और फ्रेश होने चले गए। जब मैं फ्रेश होने गए तो मैंने उनका बैग चेक किया। उनमें से आज भी वही रोज की तरह फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे पता चला था कि वह कपड़े किसके हैं। चेतन जब फ्रेश होकर वापस आए तो उन्होंने मेरे चेहरे की उदासी देखकर वह मुझसे पूछने लगी कि ऐश्वर्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैंने झट से चेतन से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे हैं? तो वह हंसकर कहने लगी कि तुम मुझ पर इतना शक क्यों करती हो? वो कहने लगी कि आप काम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चेहरे पर लग ही जाता है, तुम क्यों टेंशन लेती हो? उन्हें घूर कर देखने लगी। उन्हें फौरन इस बात का पता चल गया कि कोई ना कोई बात तो है जो मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। चेतन की बात सुनकर मुझे एकदम रोना आ गया और ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं उनकी सच्चाई जान चुकी थी, वह क्या काम करते हैं। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो वह दंग रह गए। उनके बाद जो उन्होंने मुझे बताया वह सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट गया। चेतन ने मुझे बताया कि वह बहुत सालों पहले गैर कानूनी तरीके से कनाडा आए थे और यहाँ आकर वह कुछ गलत लोगों के साथ लग गए थे। वह लोग बाहर के मजदूर लोगों को काम के और पैसे के लालच में यहाँ बुलाते और फिर उनसे गैर कानूनी काम करवाते थे। कई साल तक तो वह मुझसे भी जबरदस्ती गैर कानूनी काम करवाते रहे। कभी किसी को किडनैप करना तो कभी किसी को ड्रग्स सप्लाई करना। चेतन को इन सब कामों के बदले बहुत अच्छे पैसे मिलते थे जिसे वह अपने घर भिजवा दिया करते थे। उन्होंने हर तरीके का गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रहे थे बल्कि मजबूरी में करते थे। एक दिन जब उन्होंने उन लोगों के जंगल से निकालने का मौका मिला तो वह भागकर अपने घर वापस आ गए। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि उनके घर वालों ने पुराना घर बेचकर एक नया घर ले लिया है और अब वो लोग एक बहुत ऐशोरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि चेतन के भेजे हुए पैसों की वजह से।
जब चेतन के घर वालों को पता चला कि वहाँ क्या काम छोड़कर हमेशा के लिए वापस आ गए, तो उनके घर वाले उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उनके माता पिता भी यही चाहते थे कि वह वापस जाकर वही काम करे। चेतन के बड़े भाई ने चेतन के भेजे हुए पैसे से ही अपना नया कारोबार शुरू कर लिया था और वह अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहने लग गया था। चेतन की बहन की शादी होनी अभी बाकी थी और जैसे ही चेतन की माँ अचानक कैंसर हुआ तो मजबूरी में उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वह कनाडा वापस जाएं और फिर से एक काम शुरू कर देंगे। इस बार उन्होंने कनाडा में आकर एक होटल में नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन इस नौकरी से उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता था जितना कि उन्हें उनके पुराने काम से मिलता था। अब उनके घर वालों को ऐशो-ऐशत में रहने की आदत हो चुकी थी और उनकी माँ के इलाज के लिए भी बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। एक दिन उन्हें होटल में वही आदमी मिला जिसके साथ वह पहले काम करते थे। उनके चेतन को दोबारा अपने साथ काम करने की ऑफ़र दी और चेतन मान गए और इस तरह से दोबारा गैरकानूनी काम करने लगे। वह दूसरों मुल्कों से जान पूछकर लोगों को नौकरी का सांचा देकर यहाँ बुलाते और यहाँ बुलाकर उन्हें कैद कर लिया जाता था। चेतन का काम उन लोगों को देखभाल करना था और एक एक करके उन्हें आगे पहुँचाना था। यह काम बिल्कुल ही गैरकानूनी था और बहुत छुप कर किया जाता था। जिस इलाके में उन लोगों को रखा गया था वह बहुत सुनसान रहता था, वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। चेतन एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करते थे और उनकी ये नौकरी कानूनी थी। इसी के बिना पर वह यहाँ रह रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी माँ का इलाज पूरे तरीके से करवा लिया था, लेकिन भगवान ने उनके माँ बाप की ज़िंदगी पहले से ही तय रखी थी। पूरा इलाज करवाने के बाद भी उनकी माँ का देहांत हो गया और कुछ दिनों बाद उनके पिता भी देहांत हो गया। चेतन ने सोचा था कि माता पिता के देहांत के बाद अब वह वापस हमेशा के लिए अपने घर अपने देश जाएंगे, लेकिन अब वहाँ किसके सहारे रहते। अब तो उनकी यहाँ रहने की कोई वजह भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी करवा दी थी, इसलिए चेतन अब कनाडा में ही रह गए थे और अपना काम करते रहे। लेकिन उनकी बहन उन्हें अकेला रहता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वह अपने भाई के पीछे पड़ी रहती थी कि वह शादी करके अपना घर बसा ले। इसलिए उन्होंने खुद ही मुझे चेतन के लिए पसंद कर लिया। चेतन ने मुझे बताया विदेश में आकर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमारे घर वालों को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जब एक आदमी विदेश में काम करने जाता है तो उनके घर वाले बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस आदमी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसे अपने परिवार वालों की खुशी के लिए बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वह नहीं करना चाहता। चेतन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वह अपनी पूरी कहानी सुनाकर खामोश बैठे थे और मैं रोने लगी थी। मैं यह सोच रही थी कि मेरा पति गैरकानूनी कामों में लगा हुआ है, मैं एक गरीब घर की जरूर थी, लेकिन मेरे पिताजी ने हमेशा मजदूरी करके हमें अपनी खून पसीने की कमाई ही खिलाई थी। मैंने अपने पति चेतन का हाथ थामा और उनसे कहने लगी कि तुम्हारी इस काम की कमाई नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे आपके यह गैरकानूनी तरीके से कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए। आप वापस अपने देश में चलते हैं, आप वहाँ जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेना, मैं कम पैसों में भी खुश रहूँगी और कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूँगी कि हमारी संतान नाजायज कमाई से पले। मेरी बात सुनकर चेतन की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी कि मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे वापस चलने की कहोगी। चेतन ने मुझसे कहा कि वह किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय नहीं चाहिए होगा, फिर हम अपने देश वापस चले जाएंगे। उनके बाद चेतन ने अपने बैग से वह मेले कुचले कपड़े निकाल कर डस्टबिन में फेंक दिए। कुछ दिनों बाद ही हम लोग अपने देश में वापस आ गए। यहाँ हमें एक मुश्किल समय गुजारना था, लेकिन मुझे इस बात का सुकून था कि अब चेतन किसी गलत रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और अब मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। हम अपनी संतान को पैसे के लालच में विदेश तो भेज देते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारी संतान वहाँ पर कितनी मुश्किल का सामना कर रही है। इसलिए अपनी संतान का एहसास कीजिए और अगर वह आपसे कोई बात कर रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए। आज मेरे और चेतन के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन हम लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।